हिंद प्यारे बच्चों, आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, लॉज ऑफ मोशन। तो लॉज ऑफ मोशन जो है आप लोगों ने 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो। यहाँ पर पे हम लोगों ने फोर्स और मोमेंटम की बात की हुई थी। तो कुछ टॉपिक हैं जो आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़े हुए हैं, उनमें हम ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करेंगे। तो जो हम लोगों के स्पेशल टॉपिक्स हैं जो हमारे 11th क्लास में और नीट के एग्जाम्स में आते हैं और जेई के एग्जाम्स में आते हैं, हम उनमें ज्यादा फोकस करेंगे, क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होना जरूरी है। तो पहले हम लोग कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे, कुछ वीडियोस देखेंगे। वीडियोस मेरे बनाए हुए नहीं हैं, जहां के भी हैं वो कॉपीराइट उनका ही है। तो उन वीडियोस के थ्रू हम लोग समझेंगे चीजों को एंड ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं लॉज ऑफ मोशन। आपको पता है न्यूटन ने 3 लॉज दिए थे, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। पढ़ रखा है आपने 9th क्लास से, थोड़ा सा जल्दी से उसको रिवाइज करते हैं। लेकिन यहां से जो टॉपिक है आपका लॉज ऑफ मोशन जो है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से स्टार्ट नहीं होता है। आपको पता है उससे पहले गैलीलियो ने जो है लॉ ऑफ इनर्शिया दिया था, और उसी लॉ ऑफ इनर्शिया को न्यूटन ने लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में उसे कन्वर्ट किया था, उसे थोड़ा सा मॉडिफाई किया था। तो यहां पर पे गैलीलियो ने जो अपना लॉ ऑफ इनर्शिया दिया था वो क्यों दिया था और कहां से आया था, तो उसकी शुरुआत होती है बहुत ही पहले 350 बीसी। 350 बीसी में एक आपके ग्रीक फिलोसोफर थे, एरिस्टोटल। ठीक है, बहुत पुरानी बात है। 350 बीसी एरिस्टोटल ने जो है, ग्रीक फिलोसोफर हैं, फिलोसोफर्स और साइंटिस्ट, ठीक है, दोनों थोड़े सेम टाइप के चलते हैं। फिलोसोफर से आपको लगता होगा फिलोसफी की बात हो रही है, तो फिलोसफी के थ्रू वो एक कॉन्सेप्ट बताते थे कि भाई ये जो चीजें हो रही हैं वो किस तरीके से हो रही होंगी, क्या हो रहा होगा। एंड पहले बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स नहीं होते थे, बहुत ज्यादा इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे। तो पहले साइंटिस्ट या फिलोसोफर क्या कहते थे कि ये जो मैं कह रहा हूं उसे प्रूफ करके बताइए, कि अगर ये गलत है तो इसे प्रूफ करिए। ठीक है, तो एरिस्टोटल ने एक चीज बोली जो सुनने में बहुत ही अच्छी लग रही है। उन्होंने क्या बोला कि जो नेचुरल स्टेट है किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो स्टेट ऑफ रेस्ट है। ठीक है, नेचुरल स्टेट मतलब कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो स्टेट ऑफ रेस्ट में रहना चाहता है। एंड अगर आपको उसे मूव करना होगा या उसे एक पर्टिकुलर स्पीड में चलाते रहना है तो आपको उसमें फोर्स लगाते रहना पड़ेगा। ठीक है, सुनने में बात बहुत अच्छी लग रही है। फॉर एग्जाम्पल, जो कोई टॉय होता है, बच्चा जो है कार चलाता है, घिसटता है जमीन में, ठीक है, तो उसको चलाते रहने के लिए क्या करना पड़ता है, उसे कॉन्टिन्यूअसली खींचते रहना पड़ता है या फिर पुश करते रहना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है। तो वही एरिस्टोटल ने बोला कि अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट कॉन्टिन्यूअस मोशन में रखना है तो आपको उसमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। सुनने में बात बिल्कुल अच्छी सी लग रही है, सही लग रही है, कोई गलत नहीं लग रही है सुनने में। लेकिन जितनी ही ये सुनने में अच्छी लग रही है उतनी ही ये चीज गलत है। ठीक है, क्यों गलत है, ये गैलीलियो ने आपको प्रूफ किया जाकर के अराउंड 2000 ईयर्स लेटर। 2000 ईयर्स का अप्रोक्सीमेटली टाइम लगा। गैलीलियो ने इसके बाद जाकर के एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू इस चीज को गलत प्रूफ किया। कैसे गलत प्रूफ किया, यहाँ पर पे एक बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर पे अवॉइड कर रहे हैं या उसको भूल जा रहे हैं या उसे इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर पे हम क्या कह रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट को हमें कॉन्टिन्यूअस मोशन में रखने के लिए एक फोर्स लगाना पड़ेगा, यही कह रहे हैं। बट यहाँ पर पे हमें एक्सटर्नल फोर्स सिर्फ हम ही नहीं लगा रहे हैं। अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वहां पर पे 2 फोर्स लग रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये रहा ऑब्जेक्ट और हमने कहा कि अगर हमें इसे मोशन में रखना है तो हमें इसमें कॉन्टिन्यूअस फोर्स लगाना पड़ेगा F। ठीक है, तो ये आपका जो है v वेलोसिटी से ये आपका आगे की तरफ बढ़ रहा है, यही हम कह रहे हैं। और अगर हम कह रहे हैं कि अगर ये फोर्स नहीं लगाएंगे तो आफ्टर सम टाइम्स ये ऑब्जेक्ट आपका रुक जाएगा। ठीक है, अब ये रुक जाएगा तो क्यों रुक जाएगा, ठीक है, यहां पर पे आपका कॉन्सेप्ट देखिए, ये क्यों रुक जाएगा, क्योंकि यहां पर पे ग्राउंड जो है ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फ्रिक्शनल फोर्स स्मॉल f पीछे की तरफ बैकवर्ड डायरेक्शन में लगा रहा है। फ्रिक्शन फोर्स का क्या काम होता है, मोशन को अपोज करना। तो यहां पर पे जो एक्सटर्नल फोर्स की बात की जा रही है, सिर्फ एक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है जो हम लगा रहे हैं, यहां पर पे 2 एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं, एक फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रहा है। तो जब हमने यहाँ पर पे अपना फोर्स जो कैपिटल F है उसको लगाना बंद कर दिया एंड ऑब्जेक्ट मोशन में था, तो
तो ऑब्जेक्ट मोशन में रहने की वजह से स्टिल वहां पर पे एक एक्सटर्नल फोर्स अभी भी लग रहा है जो मोशन को अपोज कर रहा है, और वो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से जाकर के ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट में आ जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम ये कह रहे हैं कि हमें इसको कॉन्टिन्यूअस मोशन में लगाए रखने के लिए एक्सटर्नल फोर्स लगाना है, तो वो हम गलत कह रहे हैं। एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, हम ये जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं वो फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम करने के लिए या उससे एक्स्ट्रा अमाउंट में लगा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर पे सिर्फ एक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है जो हम लगा रहे हैं, यहाँ पे दो एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं, एक जो हम लगा रहे हैं एंड सेकंड वन जो ग्राउंड लगा रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर, मोशन को अपोज कर रहा है। तो मोशन को चलाए रखने के लिए, ऑब्जेक्ट को मोशन में रखने के लिए, टू कीप ऑन मूविंग, यहाँ पर पे एक्सटर्नल फोर्स एफ लगाने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पर पे फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होता तो हमें ये फोर्स लगाते रहने की जरूरत नहीं पड़ती। इसी को गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू प्रूफ किया। कैसे प्रूफ किया उसने, गैलीलियो ने इंक्लाइन प्लेन एक्सपेरिमेंट्स, आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, क्या किया हुआ था इंक्लाइन प्लेन में, डबल इंक्लाइन प्लेन का यूज किया। यहां से एक बॉल को ड्रॉप किया सर्टेन हाइट से, तो यहां से रेस्ट पे थी, जब उसने रिलीज किया तो यहां पर उसने ऑलमोस्ट फ्रिक्शनलेस जो है, अब एग्जैक्टली फ्रिक्शनलेस तो नहीं हो सकता है, बहुत ही स्मूथ सरफेस का यूज किया। तो क्या हुआ, ऑलमोस्ट रिलीज करने के बाद बॉल जो है सेम हाइट तक जो है वहां पे पहुंच गई। ठीक है, इसके बाद उसने क्या किया, यहां पर पे जो सेकंड इंक्लाइन प्लेन है उसके स्लोप को थोड़ा सा कम किया। स्लोप को कम करने की वजह से क्या हुआ, जब अगेन उसने बॉल को रिलीज किया, स्टिल जो है बॉल वो सेम हाइट तक ही वहां तक गई। ठीक है, एंड इसके बाद उसने क्या किया, जो स्लोप था सेकंड वाला राइट हैंड साइड वाला, उस स्लोप को उसने थोड़ा सा और कम किया। एंड इसके बाद यहां से बॉल को रिलीज किया एंड ही फाउंड दैट कि बॉल जो है ऑलमोस्ट सेम हाइट तक फिर से जा रही है। एंड यू कैन सी दैट कि सेम हाइट तक जाने के लिए इन तीनों केसेस में, फर्स्ट केस, सेकंड केस एंड थर्ड केस, जैसे जैसे हम फर्स्ट से थर्ड केस की तरफ चल रहे हैं तो सेम हाइट तक रीच करने के लिए बॉल को ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ रही है कि नहीं। तो यहाँ पे गैलीलियो ने यहाँ पे आर्गुमेंट दिया कि अगर यहाँ पर पे फ्रिक्शन लेस सरफेस होगा एंड इस सरफेस को, ये जो आपका सेकंड, ये जो इंक्लाइन प्लेन है सेकंड वाला, इसको इंक्लाइन न रख के कंप्लीटली अगर हम हॉरिजॉन्टल कर दें तो क्या होगा, ये जो बॉल यहाँ पर पे रिलीज की गई है वो सेम हाइट तक जाने की कोशिश करते हुए इनफाइनाइट डिस्टेंस कवर करेगी। दैट मीन्स वो जो यहाँ पर पे आने के बाद अगर बॉल में जो सर्टेन स्पीड आ जाएगी बॉल में, वो स्पीड उसकी कम नहीं होगी, वो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक सेम स्पीड में चलती रहेगी। तो यहाँ पर पे जो एरिस्टोटल ने बोला था कि सेम स्पीड में चलाए रखने के लिए हमें फोर्स लगाने की जरूरत है, तो फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है किसी सर्टेन स्पीड से चल रहा है एंड इफ देयर इज नो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन जो अपोज करता है, अपोज करने वाले फ्रिक्शन नहीं है, तो क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट आपका कांस्टेंट स्पीड से चल रहा था वो कांस्टेंट स्पीड से इनफाइनाइट डिस्टेंस तक चलता रहेगा। ठीक है, तो पहले यही होता था, जो फिलोसफर्स होते थे या जो साइंटिस्ट होते थे कुछ थ्योरी जो है प्रेजेंट करते थे, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स नहीं होते थे उस टाइम पे, तो थ्योरी प्रेजेंट करते थे एंड कहते थे कि अगर ये गलत है तो प्रूव इट, इसे प्रूफ करिए। तो 2000 ईयर्स लग गए एरिस्टोटल की बात को रॉन्ग प्रूफ करने के लिए, एंड इस एक्सपेरिमेंट से प्रूफ हो गया कि ऑब्जेक्ट जो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है उसे कांस्टेंट स्पीड से चलाए रखने के लिए हमें कोई फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। अगर फ्रिक्शन लेस सरफेस है, फ्रिक्शन वहां पर पे नहीं है, दैट मीन्स अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, फ्रिक्शन भी एक्सटर्नल फोर्स है, तो अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड विल कीप ऑन मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड टिल द इनफाइनाइट डिस्टेंस, राइट। तो यही है लॉ ऑफ इनर्शिया बाय गैलीलियो। ठीक है, गैलीलियो ने लॉ ऑफ इनर्शिया दिया था, उसने यही बताया कि जो ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है वो कांस्टेंट स्पीड से चलता रहेगा इनफाइनाइट डिस्टेंस तक, अगर उसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गई बात। एंड इसी लॉ ऑफ इनर्शिया को न्यूटन ने आगे फर्दर इंप्रोवाइज किया, मॉडिफाई किया
एंड अपना फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लिया। यहां पर जो वर्ड आ रहा है इनर्शिया, इनर्शिया का मतलब होता है रेसिस्ट, रेसिस्ट करना। इनर्शिया प्रॉपर्टी मींस रेसिस्ट करने की प्रॉपर्टी, दैट मींस अपोज करने की प्रॉपर्टी। तो फॉर एग्जांपल जैसे बात की गई कि जो ऑब्जेक्ट है कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो वो अपने में कोई भी चेंज नहीं आने देना चाहता है, कांस्टेंट स्पीड से ही चलते रहना चाहता है, तो ये उसकी एक इनर्शिया प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो यहाँ पर पे क्लास 9th में आप लोगों ने इनर्शिया से रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्पल्स पढ़े थे। किस टाइप के एग्जाम्पल्स पढ़े? ब्लैंकेट में जो डस्ट वगैरह होती है उसे झाड़ना होता है तो क्या करते हैं, ब्लैंकेट को ऐसे रख करके जो किसी लकड़ी से या किसी चीज से धम धम बहुत तेजी से मारते हैं तो क्या होता है, ब्लैंकेट पीछे की तरफ चला जाता है और जो डस्ट के पार्टिकल्स हैं वो जो स्टेट ऑफ रेस्ट में हैं वो स्टेट ऑफ रेस्ट में ही बने रहना चाहते हैं और वो नीचे आके गिर जाते हैं। इस टाइप के आपने बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़े थे। कोई बस है, बस में एकदम सडनली ब्रेक लगता है तो हम आगे की तरफ गिर जाते हैं या गिरने वाले होते हैं फिर या फिर रोक लिए जाते हैं, व्हाटएवर। ठीक है, तो क्यों हो रहा है ऐसा? कॉन्टिन्यूसली बस आगे की तरफ बढ़ रही है तो बस के साथ साथ हम लोग भी आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो बस में जब ब्रेक लग गया तो हमारी जो इनर्शिया प्रॉपर्टी है, हमारी इनर्शिया प्रॉपर्टी ने क्या बोला कि भाई आप तो आगे की तरफ जा रहे थे, हम आगे ही जाना चाहते हैं, ये जो चेंज आया है हम इस चेंज को अप्रोच करना चाहते हैं। तो इस तरीके से जो हम आगे ही जाते रहना चाहते हैं, बस तो रुक गई, हम आगे ही जाते रहना चाहते हैं, हमारा ऊपर वाला पार्ट आगे की तरफ चला जाने लगता है और जो पैर है, पैर में फ्रिक्शन की वजह से वो थोड़ा सा पीछे की तरफ ही बना रहता है या उसी जगह पे बना रहता है, तो हम आगे की तरफ ऐसे गिरने लगते हैं। देन हमारे जो मसल्स हैं, मसल्स जो है वो वापस उसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ले आते हैं और जो जिनके नहीं ला पाते हैं वो आगे की तरफ गिर जाते हैं। तो इस टाइप के आपने बहुत सारे एग्जाम्पल्स इनर्शिया में पढ़े हुए थे। ठीक है, तो आइए इस वीडियो के थ्रू हम लोग जो है देखते हैं, थोड़ा सा इंटरटेनिंग वीडियो है, स्लो मोशन में इनर्शिया जो है प्रॉपर्टी में किस तरीके से ऑब्जेक्ट्स बिहेव करते हैं इस वीडियो में दिखाया गया है। जैसा मैंने पहले बताया था, वीडियो मैंने नहीं बनाया है, जिसका भी वीडियो है उसका कॉपीराइट है, मैं यहाँ पे सिर्फ एजुकेशन पर्पज से उसको यूज कर रहा हूँ। अब तेजी से आगे बढ़ते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में। सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जैसा मैंने पहले ही बताया, ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है ये काफी कुछ रिलेटेड है गैलीलियो के लॉ ऑफ इनर्शिया से, एंड या फिर दूसरे शब्दों में कहें, ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गैलीलियो के लॉ ऑफ इनर्शिया का मॉडिफाइड फॉर्म है। किस तरीके से मॉडिफाइड फॉर्म है? लॉ ऑफ इनर्शिया में क्या बोला गया था, सिर्फ वहां पर पे ऑब्जेक्ट मूविंग विद द यूनिफॉर्म मोशन, और इन अदर वर्ड ऑब्जेक्ट मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड, उस ऑब्जेक्ट की बात की गई थी। ठीक है, तो यहां पर पे लॉ ऑफ मोशन में दो ऑब्जेक्ट्स की बात की गई है। एक ऑब्जेक्ट जो यूनिफॉर्म मोशन में है, जैसा कि आपके गैलीलियो के लॉ ऑफ इनर्शिया में था ऑलरेडी, एंड दूसरा ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पे है। ये दो ऑब्जेक्ट्स की बात की गई है। एंड द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स द ऑब्जेक्ट in the state of rest will remain in the state of rest, and the object moving with the uniform speed will continue to move with the uniform speed unless compelled by some external force। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्या कहा है? जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए तब तक जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है वो रेस्ट पे ही बना रहेगा, और जो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है या कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है वो कांस्टेंट स्पीड से ही चलता रहेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? गैलीलियो ने सिर्फ इसकी बात की थी एंड न्यूटन ने इसको फर्दर ऐड कर दिया। ठीक है, एंड यहां से कह सकते हैं स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। इंपॉर्टेंट लाइन है,
इसलिए मैं लिख रहा हूं स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन आर इक्विवेलेंट। ये दोनों ही स्टेट्स इक्विवेलेंट हैं। इक्विवेलेंट है मतलब एक जैसी हैं। किस तरीके से एक जैसी हैं कि जो स्टेट ऑफ रेस्ट है उसमें, जैसे कि ये सपोज एक ऑब्जेक्ट है, एक टेबल पे रखा हुआ है, उस टेबल पे रखे हुए ऑब्जेक्ट में जो कि रेस्ट पे है, दो फोर्सेस लग रहे हैं। एक उसका वेट mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में एंड दूसरा फोर्स रिएक्शन फोर्स या फिर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो टेबल जो है उस ऑब्जेक्ट में ऊपर लगा रही है। ये जो रिएक्शन फोर्स होता है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। ठीक है, हमेशा याद रखिए रिएक्शन फोर्स किधर लगेगा, सरफेस के परपेंडिकुलर। आगे हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। अभी तो ये सरफेस हॉरिजॉन्टल है तो ये उसका जो रिएक्शन फोर्स होगा वो वर्टिकली अपवर्ड लगेगा। इसको n से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहां पर पे ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वी कैन से नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n एंड जो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट है mg ये इक्वल है, n इक्वल टू mg। दोनों तरीके से बोला जा सकता है इस सेंटेंस को। यहां पे ये भी कह सकते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स बोथ आर इक्वल, दैट्स व्हाई द ऑब्जेक्ट इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट पे क्यों है, क्योंकि ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट दोनों इक्वल हैं। और इसी चीज को अपोजिट तरीके से, उसके अलग तरीके से ही बोल सकते हैं। क्या कह सकते हैं, क्योंकि स्टेट ऑफ रेस्ट पे है ऑब्जेक्ट इसलिए ये दोनों इक्वल है। ठीक है, कुछ साइंटिस्ट ने इस तरीके से बोला, कुछ साइंटिस्ट ने उस तरीके से बोला, दोनों ही बातें ठीक है। कुल मिला के ऑब्जेक्ट जो है स्टेट ऑफ रेस्ट पे है और ये दोनों आपके इक्वल फोर्सेस हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई, ज्यादा इसमें कोई बहसबाजी करने की जरूरत नहीं लग रही है। तो यहां पर पे क्या दिख रहा है, यहां पर पे नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है। ठीक है, n इक्वल टू mg, n माइनस mg इक्वल टू 0, टोटल नेट एक्सटर्नल फोर्स इज 0। नाउ अब कोई एक दूसरा ऑब्जेक्ट लेते हैं जो कि मोशन में है। mg डाउनवर्ड लगी रहा है, n ऊपर लगी रहा है। सपोज एक फोर्स F1 राइट में लग रहा है एंड दो फोर्सेस F2 एंड F3 लेफ्ट में लग रहे हैं एंड द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड v। ठीक है, राइट साइड में कांस्टेंट स्पीड v से मूव कर रहा है। तो अब हम यहां पर फिर अगर फोर्स की इक्वेशन बनाने की कोशिश करें तो किस तरीके से बनेगा, सिंस देयर इज नो मोशन इन अपवर्ड डायरेक्शन सो देन n should be equal to mg. Since there is no motion in upward direction, so n equal to mg. Also, since there is no net external force in the horizontal direction, ऑब्जेक्ट जो है कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। 9th क्लास में आपने पढ़ा हुआ था, क्या पढ़ा हुआ था कि अगर ऑब्जेक्ट में कोई भी फोर्स लगाया जाएगा, इफ देयर इज सम एक्सटर्नल फोर्स इन द ऑब्जेक्ट, तो वहां पर पे फोर्स की वजह से एक्सीलरेशन जनरेट होगा। अभी हम लोगों ने अपने टॉपिक में यहाँ पे एक्सीलरेशन की बात नहीं करी है, बट हमें पता है कि अगर हम यहाँ पर पे किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाएंगे तो उसमें एक्सीलरेशन जनरेट होगा। बट फिलहाल यहाँ पर पे हम क्या देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट जो है कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, दैट मींस स्पीड चेंज नहीं हो रही। इफ देयर इज नो चेंज इन स्पीड तो यहाँ पर पे एक्सीलरेशन 0 है। तो एक्सीलरेशन 0 है तो वी कैन से कि यहाँ पर पे नेट एक्सटर्नल फोर्स भी 0 है। ठीक है, अपोजिट चल रहे हैं, यहाँ पर पे एक्सीलरेशन 0 है इसलिए नेट एक्सटर्नल फोर्स भी 0 है। तो यहाँ पर पे हम बोल सकते हैं F1 जो है F2 प्लस F3 के इक्वल है। ठीक है, तो अब हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे जैसा मैंने बोला स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन आर इक्विवेलेंट। किस तरीके से इक्विवेलेंट है, यहाँ पर पे भी नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है और यहाँ पर पे भी नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है। इस तरीके से दोनों स्टेट्स इक्विवेलेंट हैं। बात समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस टॉपिक में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो फोर्सेस को बनाना है। ठीक है, ये सब आपने काफी कुछ 9th क्लास में पढ़ रखा है तो इसमें मैं ज्यादा आगे नहीं जाऊंगा। अब हम लोग आगे बात करते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की, और सेकेंड लॉ ऑफ मोशन किस चीज से रिलेटेड है, मोमेंटम से। ठीक है, तो यहाँ पर पे हम लोग पहले थोड़ा सा मोमेंटम को डिस्कस करते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन डिस्कस करते हैं एंड क्विकली वी विल मूव टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन
एंड इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हुए सेकंड लॉ ऑफ मोशन की तरफ बढ़ते हैं। और जैसा बोला सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हमें रिक्वायरमेंट है किस चीज की, मोमेंटम की। क्यों मोमेंटम की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि सेकंड लॉ ऑफ मोशन रिलेटेड है फोर्स से। इट इज रिलेटेड विद द फोर्स। बहुत पहले से करते आ रहे हैं क्लास 8 से फोर्स को, तो यहाँ पे डिफाइन नहीं किया था, 9th क्लास में जाके थोड़ा बहुत डिफाइन किया गया है एंड उसी चीज को ही हम लोग फिर से करने जा रहे हैं। तो फोर्स की बात करने जा रहे हैं। तो फोर्स को समझने के लिए या फिर किसी ऑब्जेक्ट में हमें कितना फोर्स लगाना है, मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहा हूं, रिलेटिव की बात करते हैं। तो सपोज यहां पर पे दो ऑब्जेक्ट्स आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट जो है सेम मास के हैं, उनका मास जो है सेम है और डिफरेंट स्पीड से आ रहे हैं। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट्स हैविंग सेम मास कमिंग टुवर्ड्स यू विद द डिफरेंट स्पीड्स। ठीक है, तो किस ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। दो ऑब्जेक्ट हैं, v1 और v2 की स्पीड से आ रहे हैं, मास सेम है, तो सपोज v1 इज ग्रेटर देन v2, इसका मास भी m है, ये v1 की स्पीड से आ रहा है, इसका मास m है, ये v2 की स्पीड से आ रहा है, v1 इज ग्रेटर देन v2, तो इन दोनों में से आपको रोकने के लिए किसमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और इन अदर वर्ड्स और इन साइंटिफिक वर्ड्स किसमें आपको इनमें से रोकने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। डेफिनेटली अगर मास सेम है तो जिसकी स्पीड ज्यादा है उसे रोकने के लिए आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। कोई बहुत ज्यादा आर्गुमेंट करने वाली चीज नहीं है ये। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जो फोर्स है, जो हम फोर्स लगा रहे हैं, किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, ऑब्जेक्ट की स्पीड पे। जिस ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगाने वाले हैं उस ऑब्जेक्ट की स्पीड पे हमारा फोर्स डिपेंड कर रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गई एकदम से अच्छे से। अब इसी चीज को थोड़ा सा रिवर्स करते हैं। एक ये आपका फर्स्ट केस हो गया, इससे हमें पता चला कि फोर्स इज रिलेटेड विद द वेलोसिटी और स्पीड। ठीक है, सेकंड केस में हम लोग क्या बात करते हैं, सपोज ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं m1 और m2, दोनों सेम स्पीड से आ रहे हैं आपकी तरफ, स्पीड इज v, बट m1 इज ग्रेटर देन m2। जो फर्स्ट है उसका ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है, एक सपोज साइकिल आ रही है आपकी तरफ, एक कार आ रही है, दोनों सेम स्पीड से आ रहे हैं, तो रोकने के लिए आपको किस में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, कार को रोकने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, हैवी है ना। तो यहां पर पे जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, ऑब्जेक्ट के मास पे। जिस ऑब्जेक्ट में हम फोर्स लगाने वाले हैं वो ऑब्जेक्ट पे किस चीज पे डिपेंड करेगा, उस ऑब्जेक्ट के मास पे। ठीक है, तो कौन सी दो चीजें मिली हमें, फोर्स जो हम लगाने वाले हैं वो ऑब्जेक्ट के मास पे भी डिपेंड कर रहा है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी या उसकी स्पीड पे भी डिपेंड कर रहा है। तो इन दोनों चीजों को कंबाइन करते हुए, मास एंड वेलोसिटी, वी डिफाइन द टर्म मोमेंटम। ठीक है, तो यहां से जो है हम लोग मोमेंटम डिफाइन करते हैं। मोमेंटम क्या है, इसको P से डिनोट करते हैं, एंड मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम क्या है, उस ऑब्जेक्ट का मास मल्टीप्लाइड बाय उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो उस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम 0 है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के क्या कर रहे हैं, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगा रहे हैं तो हम उस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो जनरली क्या है, मास तो हम लोग जनरली नहीं चेंज करते हैं, कुछ केसेस में करते हैं। रॉकेट वगैरह के केस में जब रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है तो बहुत ज्यादा फ्यूल बर्न होता है, तो फ्यूल बर्न होने की वजह से वहां पर भी मास में भी चेंज आ रहा होता है। तो इसलिए हम लोग जो है मास की भी बात कर रहे हैं यहाँ मोमेंटम में, सिर्फ स्पीड से ही काम नहीं चलेगा। कुछ केसेस हैं जहां पर मास भी चेंज होता है, तो इसलिए यहाँ पर हम मोमेंटम में सिर्फ स्पीड से काम ना लेकर के मोमेंटम की बात कर रहे हैं, जिसमें मास भी है, वेलोसिटी भी है। वेलोसिटी यहाँ पर एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए मोमेंटम भी यहाँ पर एक वेक्टर क्वांटिटी बन गई। दोनों के ऊपर एरो लगा दिया है, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जिस तरफ वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी उसी तरफ मोमेंटम की भी डायरेक्शन होगी। बात समझ में आ गई। तो अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाना है तो हमें क्या करना है, उस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज करना है। ठीक है, और यहीं से हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन डिफाइन होता है।
क्या होता है, न्यूटन ने क्या बोला, फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दैट मीन्स किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कितनी तेजी से चेंज हो रहा है, फोर्स उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो यहां से F इक्वल टू के dp बाई dt। ठीक है, आपको पता है प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो यहां पर पे एक कांस्टेंट आ जाता है। ठीक है, अब डेरिवेटिव ऑफ p, मोमेंटम क्या था, m इंटू वी। जैसा मैंने बताया मास जो है मोस्ट ऑफ द केसेस में कांस्टेंट बना रहता है, मास को हम बाहर ले लेंगे एंड दैट बिकम्स dv अपॉन dt। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। सो यहां से आ गया F इक्वल टू के m इंटू ए। यहां से फोर्स इक्वल टू सम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन। अब यहां पर पे क्या किया गया, जो यूनिट्स डिफाइन की गई, जो फोर्स की यूनिट डिफाइन की वो इस तरीके से डिफाइन करी गई सो दैट जो k की वैल्यू है वो k की वैल्यू 1 आ रही है। ठीक है, हमने फोर्स की यूनिट इस तरीके से डिफाइन करी है, जो न्यूटन यूनिट है या फिर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसकी यूनिट आ गई केजी, ये हो गई मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो फोर्स की यूनिट आ गई केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। के तो कांस्टेंट है, उसकी कोई यूनिट नहीं होती, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर हम इसको 1 ले रहे हैं तो इसको भी 1 ले रहे हैं, और इन दोनों को 1 लेने की वजह से के की वैल्यू भी 1 आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने के की वैल्यू को 1 ले लिया है, और के की वैल्यू 1 लेने की वजह से ये आ गया फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, जो आपने 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो। फोर्स इक्वल टू m इंटू ए, मास इंटू एक्सीलरेशन। ये जो 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ये अपने साइंटिस्ट न्यूटन ने अपने नाम से दे दिया, इसको 1n बोलते हैं, 1 न्यूटन का फोर्स बोलते हैं। ठीक है, 1 न्यूटन फोर्स क्या होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट 1 kg मास का 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है तो उसमें हमने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया है। ठीक है, किसी 1 kg ऑब्जेक्ट को 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन प्रोवाइड करने के लिए वी हैव टू गिव 1 न्यूटन ऑफ फोर्स। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर पे फोर्स की डेफिनेशन और सब एग्जाम्पल्स, बहुत सारे क्वेश्चंस आपने 9th क्लास में कर रखे हैं। हम लोग जो अब करेंगे वो कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था, जिसमें फोर्सेस को बैलेंस करना होगा या फोर्स की इक्वेशंस बनानी होगी, उस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे अभी थोड़ी देर बाद, तब ज्यादा समझ में आएगा। और ये आपका सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हो गया, मोमेंटम भी समझ में आ गया। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है वो अभी मैं बाद में कराऊंगा, उससे पहले आते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे। आइए बात करते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। 9th क्लास में आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है इसे। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जब भी कोई एक्शन होगा तो उसका जो है साथ में एक रिएक्शन भी होगा। ठीक है, जैसे आप लोग कभी लड़ाई झगड़ा करते हो तो फिर क्या कहते हो, उसने ये किया था, उसने ऐसा बोला था इसलिए मैंने ऐसा किया। वो तो चलिए कॉमन जो है लाइफ की बात हो गई। तो उसमें जब आप जो है रिएक्शन देते हो तो कुछ टाइम बात करते हो। यहाँ पर पे जब हम फिजिक्स में रिएक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर पे एक्शन एंड रिएक्शन बोथ अकर साइमल्टेनियसली। ठीक है, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो रिएक्शन है वो कब अकर होता है, कब टेक प्लेस होता है। तो रिएक्शन जो है एक्शन के साथ साथ ही होता है। ऐसा नहीं होता है कि पहले एक्शन हो गया बाद में रिएक्शन हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जैसे ही एक्शन होगा साथ साथ अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल अमाउंट में रिएक्शन होगा। ठीक है, अगर मैंने इसको हिट किया है तो जितने फोर्स से मैंने इसको हिट किया, अपोजिट डायरेक्शन में वॉल ने या बोर्ड ने मुझे अपोजिट डायरेक्शन में सेम अमाउंट में हिट किया, तो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये है आपका न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसका ज्यादा कुछ यूज नहीं होता है, इसका यूज होता है जब हम फोर्स के डायग्राम बनाते हैं। जब हम फोर्स के डायग्राम बनाते हैं तो फॉर एग्जाम्पल
ये एक ब्लॉक है मास m1 का, और उसके साथ जो दूसरा ब्लॉक m2 कांटेक्ट में है। तो क्या होगा जब हम यहाँ पर पे इसमें F फोर्स लगाएंगे, तो F फोर्स लगाने की वजह से m1 मास m2 पे एक नॉर्मल रिएक्शन जो है जनरेट करेगा। सपोज वो R1 है, ठीक है। m1 मास, जब भी दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में होते हैं तो कांटेक्ट में होने की वजह से जो है रिएक्शन फोर्स लगता है। मैंने आपको पहले ही बताया था, रिएक्शन फोर्स जो है हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। तो m1 जो है m2 के ऊपर R1 फोर्स, रिएक्शन फोर्स लगाएगा, एंड साइमल्टेनियसली यहां पर पे एक रिएक्शन जनरेट करेगा m2, R1 का फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये दोनों फोर्स जो है हमेशा इक्वल होंगे और अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे होंगे। तो इस तरीके से जब हम फोर्स की इक्वेशंस बनाते हैं या फोर्स के डायग्राम बनाते हैं, तो जब भी दो ऑब्जेक्ट्स कांटेक्ट में होंगे तो वो एक दूसरे के ऊपर एक्शन और रिएक्शन फोर्स लगाएंगे, और इस तरीके से आपका न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन इस तरीके से वेरीफाई होगा या इस तरीके से काम करेगा। तो इससे ज्यादा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का कोई काम नहीं है। क्या चीज याद रखनी है, ये जो एक्शन और रिएक्शन है दोनों साइमल्टेनियस हैं, प्लस जो आपकी रिएक्शन की डायरेक्शन है वो एक्शन की डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट है, एंड रिएक्शन का जो अमाउंट है वो एक्शन के अमाउंट के एग्जैक्टली इक्वल है, ठीक है। बोथ आर इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन। बस इतना ही है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे। सेकंड लॉ ऑफ मोशन से थोड़ा बहुत रिलेटेड है ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो पहले समझते हैं ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से क्या मतलब है। बहुत सी ऐसी चीजें होंगी जो आप लोगों को लगेगा कि नीट के एग्जाम में नहीं आएंगी, ठीक है। बहुत ही सिंपल सिंपल सा जो है दूसरे टीचर्स पढ़ाते हैं या पढ़ाते आ रहे थे, और लास्ट ईयर के एग्जाम के पेपर में सबकी हवाइयाँ एकदम से उड़ गई, क्योंकि जब देखा अरे बाद में आकर के क्या बोल रहे हैं यूट्यूब में, ये तो भाई आउट ऑफ सिलेबस था, ये तो भाई सिलेबस में लिखा भी नहीं था। भाई लिखा कुछ नहीं होता है, फिजिक्स है, सब कुछ एक दूसरे से रिलेटेड रहता है। अगर एक चीज है तो दूसरे से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं वो हाथ जोड़ के पैर पकड़ के कहीं ना कहीं धागा उसका मिल ही जाता है। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। मैंने हमेशा कहा है कि जब भी टफ पेपर बनाना होगा तो फिर अगर आप लोग जो है इतना हल्का फुल्का पढ़ाई करोगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। पढ़ा था उसमें हम लोगों ने क्या बोला था कि जो फोर्स है वो इक्वल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, ठीक है, dp बाई dt। यहां पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k आया था और k को हमने इक्वल टू 1 ले लिया था, सो दैट जो फोर्स का जो यूनिट है वो न्यूटन इस्टेब्लिश हो सके, ठीक है। तो यहां पर जो फोर्स की वैल्यू आ रही है F इक्वल टू ma या फिर F इक्वल टू dp अपॉन dt चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। तो यहां पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, इफ एक्सटर्नल इज जीरो, किसी ऑब्जेक्ट में कोई भी अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो क्या होगा, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट या फिर कंजर्व, ठीक है। कोई सिस्टम है, सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे उसमें ऑब्जेक्ट्स हैं, एक दूसरे के ऊपर वो फोर्स लगा सकते हैं, बट एक्सटर्नल अगर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है तो एक्सटर्नल फोर्स अगर नहीं लगेगा तो उस पूरे सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट्स का मोमेंटम कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। दैट मींस जो आपका इनिशियल स्टेट पे जितना मोमेंटम था और बाद में जितना मोमेंटम है सिस्टम का, सारे ऑब्जेक्ट्स का मोमेंटम का इनिशियल मोमेंटम का सम, दैट विल बी इक्वल टू सारे ऑब्जेक्ट्स का फाइनल मोमेंटम का सम। दैट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो यहाँ कहा कैसे आ रहा है मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, तो अगर यहाँ पर पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो हम बोल सकते हैं m इंटू ए इक्वल टू जीरो, मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू जीरो। बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, मास तो जीरो नहीं हो सकता है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर पे एक्सीलरेशन जो है सिस्टम का
वो जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो है, दैट मीन्स यहां पर पे हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो या फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ पे मास से मल्टीप्लाई कर दें तो मास इंटू वेलोसिटी ये कांस्टेंट है, और मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम होता है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि मोमेंटम जो है सिस्टम का वो कांस्टेंट है। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस जनरेट हो सकते हैं, बनते हैं, और बहुत ही आराम से वो सॉल्व भी हो सकते हैं अगर आप उसको ध्यान से करोगे तो। किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, पहले तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का हम लोग मतलब समझते हैं एक डायग्राम के थ्रू या फिर एक हल्के से एग्जाम्पल के थ्रू कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से क्या मतलब है। इतनी बात तो समझ में आ गई कि मतलब फिलहाल तो ये है कि अगर कोई बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर कोई भी बाहर से अगर फोर्स नहीं लग रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि सिस्टम का जो मोमेंटम है, सिस्टम का मोमेंटम मतलब मोमेंटम ऑफ द ऑल द ऑब्जेक्ट्स इनिशियल स्टेज में दैट विल बी इक्वल टू मोमेंटम ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स एट द फाइनल स्टेज। इतनी बात हम बोल सकते हैं। तो इसको अगर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं तो ज्यादा समझ में आएगा। लिखा हुआ या फिर सेंटेंस के फॉर्म में समझ में थोड़ा सा कम आता है। सपोज दो ऑब्जेक्ट्स हैं M1 M2, दो बॉल समझ लीजिए, और यहां पर पे हम ये जो सरफेस ले रहे हैं वो फ्रिक्शन लेस सरफेस है, क्योंकि अगर हम फ्रिक्शन ले लेंगे तो यहाँ पर पे फ्रिक्शन होने की वजह से फ्रिक्शन का एक एक्सटर्नल फोर्स जनरेट हो जाएगा। तो इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन में कभी भी यहाँ पर पे फ्रिक्शन लेस सरफेस नहीं होता है। ठीक है, तो सपोज ये ऑब्जेक्ट जा रहा है v2 वेलोसिटी से, ये ऑब्जेक्ट जा रहा है v1 वेलोसिटी से, या इनिशियल के लिए u1 और u2 ले लेते हैं, एंड u1 इज ग्रेटर देन u2। u1 जो है u2 से बड़ा है, अमाउंट में ज्यादा है, तो क्या होगा, अगर मास m1 की स्पीड ज्यादा है तो कुछ टाइम बाद जाकर के वो m2 मास से जाकर के कोलाइड करेगा। तो जब वो m2 मास से जाकर के कोलाइड करेगा इस तरीके से वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। m1 जो है m2 के ऊपर इधर लगाएगा, एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से सेम अमाउंट में m2 जो है m1 के ऊपर इधर फोर्स लगाएगा। तो ये जो फोर्स लग रहे हैं F21 एंड F12 इक्वल हैं, अपोजिट हैं, और ये इंटरनल फोर्सेस हैं। यहाँ पे मास m1 और m2 एक सिस्टम है, वो सिस्टम के ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ पर पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है, ये जो भी फोर्स लग रहा है ये इंटरनल फोर्स है, और ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है। जितना फोर्स m1 ने m2 के ऊपर लगाया सेम अमाउंट में अपोजिट डायरेक्शन में m2 ने m1 के ऊपर लगा दिया, एक दूसरे को कैंसिल किया फोर्स ने। एंड आफ्टर सम स्टेज हमने देखा कि m1 और m2 मास की स्पीड चेंज हो गई, वेलोसिटी चेंज हो गई। m1 की स्पीड हो गई v1 और m2 की स्पीड हो गई v2। डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, वो फाइनल डायरेक्शन अपने आप से बाद में जब इक्वेशन सॉल्व करोगे तो प्लस या माइनस साइन के साथ अपने आप से आ जाएगी। तो यहाँ पर पे जब इस टाइप के केसेस होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं एक दूसरे से कोलाइड कर रहे होते हैं, या एक दूसरे से स्टिक हो जाते हैं, या व्हाटएवर कुछ भी हो सकता है, बॉम्ब होता है, बॉम्ब एक्सप्लोड होता है। तो जब भी बॉम्ब एक्सप्लोड होता है तो क्या होता है, वो अपने इंटरनल फोर्सेस की वजह से एक्सप्लोड होता है। बाहर से कोई भी फोर्स नहीं लगा, अंदर जो भी केमिकल रिएक्शन हुई, केमिकल रिएक्शन की वजह से बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ, उसके अलग अलग पीसेस कोई इधर गया, कोई इधर गया, कोई इधर गया। तो इनिशियली वो रखा हुआ था जमीन पे, उसका मोमेंटम जीरो था, तो उसके जितने भी पीसेस अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे तो उसका जो मोमेंटम फाइनल मोमेंटम होगा उन सारे पीसेस के मोमेंटम का सम इनिशियल मोमेंटम यानी जीरो के इक्वल होगा। तो इस तरीके से हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को सॉल्व करते हैं या डील करते हैं। तो यहाँ पर पे देखें तो इनिशियल मोमेंटम कितना है, सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम देखने के लिए क्या करोगे, सिस्टम में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनका मोमेंटम आप देखोगे। तो पहले अगर हम मास m1 की बात करें तो उसका मोमेंटम हो गया m1 u1। राइट हैंड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेके चल रहे हैं तो प्लस और माइनस का ध्यान हमेशा रखेंगे।
जब भी आप क्वेश्चंस करोगे हो सकता है डायरेक्शन अपोजिट होगी, तो उस टाइप से आप जो स्पीड या वेलोसिटी है उसको प्लस या माइनस में लेके चलोगे। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी वजह से उसकी डायरेक्शन चेंज होने से उसका जो प्लस या माइनस का साइन है वो चेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पे m1 राइट हैंड साइड में जा रहा है, तो हमने उसका मोमेंटम लिखा m1u1। इसी तरीके से m2 मास का मोमेंटम हो गया m2u2। ये आ गया इनिशियल मोमेंटम p1, या फिर इसको हम pi से डिनोट कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम फाइनल मोमेंटम की बात करें pf, तो क्या करेंगे, ये दोनों ऑब्जेक्ट्स का फाइनल मोमेंटम निकाल के ऐड कर देंगे। मास m1 का फाइनल मोमेंटम हो गया m1v1 और m2 मास का फाइनल मोमेंटम हो गया m2v2। ठीक है, एंड सिंस देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, सिंस f एक्सटर्नल इक्वल टू 0, हम बोल सकते हैं कि मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड, सो pi इक्वल टू pf। तो यहाँ से m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। तो ये आपकी एक इक्वेशन क्रिएट हो गई। अगर आपको u1 गिवन है, u2 गिवन है, v1 गिवन है, तो आप फाइनली v2 की वैल्यू निकाल सकते हो। प्लस में आएगी तो दैट मीन्स ऑब्जेक्ट राइट साइड में जा रहा है, माइनस में आएगी तो अपने आप से आप बोल सकोगे कि ऑब्जेक्ट जो है m2 मास लेफ्ट साइड में जा रहा है। तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चंस आपको करने होंगे। हमेशा इनिशियल मोमेंटम निकालोगे, फाइनल मोमेंटम निकालोगे, एंड अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो आप कहोगे कि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम का सम आपस में इक्वल है। एक इक्वेशन क्रिएट होगी और जो है आपका जो भी निकालना है वो निकल आएगा। ठीक है, तो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है रिकॉइल स्पीड ऑफ द गन। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बॉम्ब एक्सप्लोड होता है, उसका मैंने आपको एग्जाम्पल बताया। एक एग्जाम्पल मैं और बता रहा हूं, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। ये भी आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से रिलेटेड है। रिकॉइल से मतलब है जब आप गन से फायर करते हो, आप करते हो या कोई भी करता है, आप लोगों ने हो सकता नहीं भी चलाई हो, मैंने भी नहीं चलाई है गन, तो लेकिन इतना पता है कि जब गन से फायर करते हैं तो क्या होता है, एक पीछे की तरफ झटका लगता है, जर्क सा लगता है। ठीक है, देखा होगा फिल्मों में तो बड़े स्टाइल से दिखाते हैं, ये लिया गोली चलाई, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बहुत ही फोर्स लगता है पीछे की तरफ, उसको संभालने के लिए काफ़ी स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो उसी को ये जो गन जब बुलेट फायर करते हैं तो जो गन पीछे की तरफ भाग रही है, इसी को ही रिकॉइल कह रहे हैं। रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन हमें निकालनी है। दैट मीन्स जो गन है वो कितनी स्पीड से पीछे की तरफ जा रही है जब हमने बुलेट को फायर किया। तो एक डायग्राम मैं हमेशा जो है डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पर भी डायग्राम के थ्रू समझा रहे हैं। सपोज ये बुलेट है, उसका मास है mb, ये गन है, उसका मास है mg, एंड स्टार्ट में जब बुलेट फायर की गई है, बुलेट फायर करने से पहले ये पूरा सिस्टम जो है रेस्ट में है। रेस्ट में होने की वजह से इन दोनों की, यानी कि गन की और जो बुलेट है उनकी स्पीड 0 है, और स्पीड 0 होने की वजह से यहाँ पर पे इनिशियल मोमेंटम 0 है। ठीक है, दोनों की स्पीड 0 है तो मास इनटू स्पीड वो 0 हो गया, मोमेंटम 0 हो गया। एंड सपोज आफ्टर द फायर, ये जो आपका गन है उसकी स्पीड मैं अभी आगे की तरफ ही दिखा रहा हूं, वो अपने आप से ही अपने, अगर वो रिकॉइल हो रहा है पीछे की तरफ से आ रहा है तो अपने आप से वो माइनस साइन आ जाना चाहिए। फिलहाल मैं गन की स्पीड को vg, और ये जो जा रही है मास उसका mb हो गया और इसकी स्पीड हो गई vb। ठीक है, vb जो है उसकी स्पीड हो गई, गन की बुलेट की स्पीड हो गई, और vg जो है गन की स्पीड हो गई। तो उसकी वजह से जो फाइनल मोमेंटम है, मैंने राइट हैंड साइड में दिखाया हुआ है, अगर लेफ्ट हैंड साइड में गन की स्पीड आ रही होगी तो अपने आप से निगेटिव आ जाएगा। तो mg इंटू vg प्लस mb इंटू vb, मास ऑफ द गन इंटू वेलोसिटी ऑफ द गन प्लस मास ऑफ द बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ द बुलेट।
ठीक है, ये फाइनल मोमेंटम हो गया। अब यहाँ पर पे भी कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है। जब बुलेट फायर की गई है तो अंदर जो भी स्प्रिंग वगैरह है, स्प्रिंग की वजह से बुलेट फायर हुई है, तो जो भी सिस्टम है वो उस पूरे सिस्टम के इंटरनल फोर्सेस हैं, कोई देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, एंड उसकी वजह से पी एफ इक्वल टू पी आई, यहाँ से आप बोल सकते हो एम जी इंटू वी जी प्लस एम बी इंटू वी बी इक्वल टू 0, एंड यहाँ से वेलोसिटी ऑफ द गन हम निकाल सकते हैं, दैट कम्स आउट टू बी माइनस एम बी इंटू वी बी अपॉन एम जी। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर माइनस साइन आना होगा तो माइनस साइन अपने आप से आ जाएगा। ऑल क्वांटिटीज आर पॉजिटिव। बुलेट आपको पता है राइट हैंड साइड में जा रही है, तो अगर ये बुलेट राइट हैंड साइड में जा रही है तो ये अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो वेलोसिटी ऑफ द गन इस माइनस साइन की वजह से वेलोसिटी ऑफ द गन निगेटिव हो जाएगी। ठीक है, एंड यहां से हम एक चीज और बता सकते हैं, मास ऑफ द बुलेट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द गन। आपको पता है बुलेट का मास काफी कम होता है, गन का मास काफी ज्यादा होता है, तो ये जो फैक्टर है, ये फैक्टर जो है एम बी अपॉन एम जी वेरी वेरी लेस देन 1 से बहुत ही कम है। उसकी वजह से जो वीजी की वैल्यू है, यानी कि रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन जो है वो बहुत ही कम आएगी बुलेट की वेलोसिटी से। ठीक है, बुलेट काफी तेजी से जाएगी आगे की तरफ, और गन इस फैक्टर की वजह से ये लेस देन 1 है, तो लेस देन 1 होने की वजह से रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन विल बी मच लेस देन द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। ठीक है, इस तरीके से हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का यूज करते हुए अलग अलग चीजें जो हमें निकालनी है हम निकाल सकते हैं। एक एग्जाम्पल और रहता है। एग्जाम्पल क्या रहता है, इस एग्जाम्पल में जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं कोलाइड करने के बाद स्टिक हो जाते हैं। ठीक है, तो जस्ट मैं यहाँ पर पे न्यूमेरिकल वैल्यूज ना लेकर के m1 m2, ठीक है, v1 v2 लेकर के क्वेश्चंस को मैं आपको कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसको आप फार्मूले के फॉर्म में भी समझ सकते हो। स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले ही लिया होगा मेरे बिना कहे, नहीं लिया है तो बैक करके ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर पे क्वेश्चंस कैसे आप उसको सॉल्व करोगे वो आपको यहाँ पे समझ में आएगा। अगर आपको लगता है कि ये फार्मूला जैसा जो जनरेट होकर के आ रहा है उसे आप याद रख सकते हो तो उसे आप याद रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो एक लाइन की इक्वेशन है, आप एग्जाम में बना लोगे तो ज़्यादा अच्छा है। फिर भी आपको लगता है कि शॉर्टकट फॉर्म में अगर आप उसे ये जो फार्मूला जैसा जनरेट हो रहा है उसे याद रखना चाहते हो तो आप उसे याद भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर पे M1 और M2 ऑब्जेक्ट्स, इसकी स्पीड U1, इसकी स्पीड U2, एंड जैसा मैंने बताया कि आफ्टर द कोलिजन दोनों ऑब्जेक्ट्स जो है एक दूसरे से स्टिक हो जाते हैं। तो जनरली किस टाइप का क्वेश्चन बोलते हैं कि दो प्लेयर्स हैं, हॉकी खेल रहे हैं, हॉकी खेलते हुए एक जो है इस तरफ जा रहा है, एक पीछे से आ रहा है, एंड बॉल छीनने की कोशिश में एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, या एक आमने सामने से आ रहे हैं, आमने सामने से आने की वजह से एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, कोलाइड करने की वजह से एक दूसरे से स्टिक हो जाते हैं, एंड एक ही डायरेक्शन में वो दोनों लोग चलने लगते हैं। तो वो दोनों लोग जो कंबाइंड मास है उन दोनों प्लेयर्स का, वो कंबाइंड मास कितनी स्पीड से किस तरफ जा रहा है वो आपको निकालना है। ठीक है, तो उसी को जो है मैं यहाँ प्लेयर्स बना के नहीं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर पे मैं इस फॉर्म में दिखा रहा हूँ। U1 और U2 अपोजिट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अपोजिट लेकर के आप कैसे साइन करोगे, साइन चेंज होगा वो भी मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। एंड यहाँ पर पे कोलिजन हुआ, एक दूसरे पर फोर्स लगाया, इंटरनल फोर्स है, इंटरनल फोर्स की वजह से यहाँ पर पे हम कह सकते हैं कि देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल फोर्स कैंसिल आउट हो रहा है और एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं है, यहाँ पे फ्रिक्शनलेस सरफेस है, एंड ओवरऑल ये कंबाइंड सिस्टम वी वेलोसिटी से आगे की तरफ जा रहा है और हमें ये वी वेलोसिटी निकालनी है। तो आप क्या करोगे, इनिशियल मोमेंटम निकालोगे m1 u1, अब इसकी डायरेक्शन मैंने अपोजिट दिखा दी है तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, u2 जो है लेफ्ट साइड में है, नेगेटिव साइन आ गया, तो ये आ गया इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का। फाइनल मोमेंटम क्या हो गया, फाइनल मोमेंटम में ये अब जो है एक कंबाइंड मास है m1 प्लस m2 का। ठीक है, दोनों
जो प्लेयर्स थे या दोनों जो ऑब्जेक्ट्स थे एक दूसरे से स्टिक हो गए हैं, तो ये कंबाइंड मास है। कंबाइंड मास जो है राइट हैंड साइड में v वेलोसिटी से चल रहा है, तो पूरे सिस्टम का ये हो गया फाइनल मोमेंटम। एंड सिंस देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू पी आई m1 प्लस m2 इंटू वी इक्वल टू m1u1 माइनस m2u2, और यहाँ से आप v निकाल सकते हो m1u1 माइनस m2u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू जो भी m1 m2 u1 और u2 की होंगी उसके अकॉर्डिंग v की वैल्यू प्लस या माइनस में जो आनी होगी अपने आप से आ जाएगी, उसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। v की वैल्यू अगर प्लस में आती है तो आप बोल सकते हो कि कंबाइंड जो मास है वो राइट हैंड साइड में मूव कर रहा है, v की वैल्यू माइनस में आएगी तो आप बोल दोगे जो कंबाइंड मास है वो लेफ्ट हैंड साइड में मूव कर रहा है। तो ये इस तरीके से आप जो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के क्वेश्चंस डील करोगे, और बहुत ही आसान से होते हैं। एक लाइन की इक्वेशन बनती है, आपको अलग अलग ये दिखाने की जरूरत नहीं है, मैंने तो आपको जो है समझाने के लिए इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम अलग अलग लिख के दिखाया है, वहाँ पे आपको टाइम की कमी रहती है, आप अपने आप से ये इक्वेशन सीधे सीधे क्रिएट कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। और इस टाइप के 2-3 केसेस हैं, अगर आपको लगता है कि आपको ये इक्वेशन जो बन रही है फॉर्मूला जैसा बन रहा है याद रखना है तो आप उसे याद रख लीजिए। ठीक है, और अब एक टॉपिक और रहता है इम्पल्स का। नाम थोड़ा सा जाना पहचाना सा लगता होगा सुनने में, क्योंकि इम्पल्स का मतलब होता है सडन इम्पैक्ट। जब हम जो है किसी भी ऑब्जेक्ट पे बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए समथिंग लाइक दिस ऐसा एक सडन इम्पैक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड द इम्पल्स। ठीक है, तो इम्पल्स क्या है, एक तरीके से ये फोर्स है that acts for a very short duration। ठीक है, फोर्स जो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लग रहा है that is called the impulse। ठीक है, तो इम्पल्स का एक एग्जांपल तो मैंने यही दिया, जो है बोर्ड को अभी हिट किया, तो यहाँ पर पे जो हिट कर रहे हैं, तो ये जो कांटेक्ट टाइम है, जब दो ऑब्जेक्ट्स का कांटेक्ट टाइम बहुत ही स्मॉल होगा तो वहां पर पे हम कह रहे होंगे कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर इम्पल्स क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो पहले तो इसके न्यूमेरिकल फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। जो इम्पल्स होता है वो होता है फोर्स इनटू टाइम ड्यूरेशन। इम्पल्स इज फोर्स इनटू टाइम ड्यूरेशन। अब जैसा मैंने कहा कि ये जो टाइम ड्यूरेशन है वो बहुत ही स्मॉल होता है, इस तरीके से, या कोई बॉल जाकर के वॉल पे हिट कर रही है तो ये जो कांटेक्ट टाइम है वो कांटेक्ट टाइम बहुत ही स्मॉल होता है। तो बहुत ही स्मॉल कांटेक्ट टाइम अगर आपके फॉर्मूले में या क्वेश्चन में गिवन है तो आप डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये जो टाइम ड्यूरेशन है, जो टाइम ऑफ इम्पैक्ट है, उसको मेजर करना आसान काम नहीं होता है। दैट इज मच लेस देन 1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड या 0.05 सेकेंड। तो यहाँ पर पे एरर होने के चांसेस हो सकते हैं। तो यहाँ पर पे अगर हम टाइम ड्यूरेशन मेजर नहीं कर सकते हैं तो उस केस में अगर हमें इम्पल्स निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर पे हम फोर्स के जो फॉर्मूला है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हुए लिखेंगे। फोर्स हम लोगों ने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा था, क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। ठीक है, ये हम लोगों ने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा हुआ था। फोर्स इज चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, और टाइम ड्यूरेशन को भी हम डेल्टा टी से डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ से डेल्टा टी आपका कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से इम्पल्स की जो वैल्यू आ गई, इम्पल्स की वैल्यू आ गई डेल्टा पी, यानी कि चेंज इन मोमेंटम। कुछ वैसा ही जैसा कि सेकेंड लॉ को कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में हम लोगों ने देखा था। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में जो हम लोगों ने कहा था कि मोमेंटम में कोई चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि वहां पर पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा था। फिलहाल यहाँ पर पे इम्पल्स है, दो अलग अलग हम ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, एज ए सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट्स उनको नहीं देखेंगे। दैट मीन्स जब भी कोई बॉल जाकर के वॉल में हिट कर रही है तो उस केस में हमारा जो सिस्टम है सिर्फ बॉल है। ठीक है, तो सिर्फ बॉल होने की वजह से बॉल ने जाकर के वॉल को हिट किया और एक दूसरे के ऊपर लोगों ने फोर्स लगाया, एक्शन और रिएक्शन फोर्स लगाए, और उसकी वजह से जो बॉल इस तरीके से जाकर के गई थी टुवर्ड्स द वॉल, एंड आफ्टर हिटिंग ये
अवे फ्रॉम द वॉल जा रही है तो देयर इज सम चेंज इन मोमेंटम। तो जो सिस्टम है यहाँ पर पे सिर्फ बॉल है, बॉल का जो है मोमेंटम यहाँ पर पे चेंज हो रहा है। पहले वो बोर्ड की तरफ जा रही थी एंड आफ्टर हिटिंग इट इज गोइंग अवे फ्रॉम द बोर्ड। तो यहाँ पर पे बॉल का मोमेंटम चेंज हो रहा है एंड उसकी वजह से जो चेंज इन मोमेंटम जनरेट हो रहा है उसी को हम बोलेंगे कि ये इम्पल्स है। क्या इम्पल्स है? जो बॉल ने बॉल के ऊपर एक फोर्स लगाया, जो सडन इम्पैक्ट किया, उस इम्पैक्ट की वैल्यू है, मेजरेबल वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पर पे जो बॉल ने बॉल को हिट किया इस तरीके से, ये बॉल है, बॉल आकर के इसमें हिट हो रही है, इसका मास अगर m है, इसकी स्पीड v1 है एंड आफ्टर द कोलिजन बॉल की जो स्पीड है डायरेक्शन चेंज हो जा रही है, स्पीड हो सकता है उसकी रिड्यूस हो जाए ड्यू टू सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन एंड यहाँ पर पे उसकी वजह से जो चेंज इन मोमेंटम जनरेट हो रहा है वही चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है? वो चेंज ऑफ मोमेंटम है वो इम्पल्स जो बॉल ने इस वॉल के ऊपर जनरेट किया। द इम्पल्स क्रिएटेड बाय दिस बॉल ऑन द वॉल। ठीक है, दैट इज द चेंज इन मोमेंटम। और इस तरीके से ये इम्पल्स हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, तो चेंज इन मोमेंटम निकाल लेंगे और चेंज इन मोमेंटम ही जो है इम्पल्स की वैल्यू होगी, बहुत ही आसानी से निकल आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग जो है कुछ क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे बल्कि, और बहुत सारे क्वेश्चंस करते हुए सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे एंड बहुत अलग अलग कॉन्सेप्ट्स भी समझेंगे जो कि नीट के एग्जाम्स में आते हैं। जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस को समझेंगे। और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पहले तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि फोर्स की इक्वेशंस बनाना सीखेंगे कि कैसे बनती है।